अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं 3 मौज़ूआत पे। सबसे पहले नए चीफ जस्टिस कौन से ऐसे 2 केसेस हैं जिनको वो समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे तो मुल्क का निज़ाम आगे चलेगा। बात करेंगे कि आइन में कौन-सी तरामीम की जाए तो पार्लियामेंट की बालादस्ती यकीनी बनाई जा सकेगी। बहुत से लोग 26वीं आइनी तरमीम को पार्लियामेंट की बालादस्ती के हवाले से कोई फ़लसफ़े पेश कर रहे हैं, तो उस हवाले से ज़रा बात करेंगे। और इसी तरह बात करेंगे इंसानी हकूक़ की अलमबरदार ईमान हाज़िर मज़ारी और उनके साथ काम करने वाले उनके शोहर हादी अली को गिरफ्तार किया गया। हमने कल भी इस हवाले से बात की थी। इसी मौजू से गुफ्तगू को शुरू करते हैं। बात को आगे लेकर चलते हैं कि बुनियादी तौर पे वाक़या मैंने कल आपके सामने बयान किया था, मैं उसको रिपीट नहीं करता कि ये कोई यकदम वो चीज़ नहीं हो गई, मुसलसल इसका एक बैकग्राउंड है। इस्लामाबाद के अंदर बदइंतज़ामी है इस हवाले से। ट्रैफ़िक पुलिस के पास ये इख्तियार नहीं है, पुलिस के पास ये इख्तियार नहीं है। कोई और इस पूरे निज़ाम को कंट्रोल कर रहा होता है, वो लोग गायब हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, चाय पी रहे होते हैं, वो मुतलका बंदे को वायरलेस नहीं करते और अल्टीमेटली जो है एक कनेक्शन में कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है और लोग भुगतते हैं और ये बात पुलिस वाले खुद बताते रहे हैं माजी में। तो अब ये बैकग्राउंड है इस चीज़ का और जो वाक़या हुआ उसमें भी एक टीम आई हुई थी, उनको वीआईपी सिक्योरिटी थी और वो टीम वहाँ से गुज़र गई। गुज़रने के बाद भी फौरी तौर पे नहीं खोला जाता, 2-4 मिनट किए जाते हैं। तो यही वाली बात जब पुलिस ने बताई तो उसके भी 10-15 मिनट के बाद जब नहीं खुला, तो फिर साफ ज़ाहिर है कि ये चंद चीज़ें हुई। इनमें अगर वायलेशन वाली बात है तो साफ ज़ाहिर है कि मैंने कल भी अर्ज़ किया कि उसमें तशद्दुद का आंसर नहीं आना चाहिए था। हमने देखा बहुत सारे लोग बहस कर रहे हैं। जो भी वहाँ पे तल्ख़ कलामी या गरमा-गर्मी हुई उसमें एक बात बिल्कुल साबित-शुदा है कि एक सिविल कपड़ों में मलबूस एहलकार ने बैरियर को पुश किया था ईमान हाज़िर मज़ारी की तरफ, जो कि एक गलत रवैया है। ऐसे तशद्दुद के रवैयों की हमें हर सूरत में मुखालफत करनी चाहिए। मैं हालाँकि इस सारे मामले में क्लियरली और ओपनली कोई छुपाने वाली बात नहीं, सपोर्ट कर रहा हूँ ईमान आज़म ज़ारी को, वो एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। मैंने कल भी कहा कि अगर कोई वायलेशन हो तो बिल्कुल गिरफ्तार किया जाए, बिल्कुल किया जाए गिरफ्तार। लेकिन तशद्दुद का पहलू क्यों आता है? हम क्यों तशद्दुद के रवैयों की जो है वो हौसला अफ़ज़ाई करते हैं? क्यों जो दरख्वास्त ईमान हाज़िर मज़ारी ने दी है, क्यों उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई अब तक? हमें ये बुनियादी चीज़ें करनी है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, क्या उन्होंने वहाँ पे कोई बंदे कत्ल कर दिए हैं? क्या कोई ऐसा जुर्म कर दिया है कि उसको फाही लगा देना है आपने? भई एक चीज़, एक वायलेशन हुई है, किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे में अगर इस तरह की गिरफ्तारी होती है, थोड़ी देर बाद ज़मानत लेके छोड़ दिया जाता है। साहब ज़रा वो मौजूद हैं, कहीं भाग तो नहीं रहे ना, अदालत में केस चलेगा, जो भी वहाँ पे फाइन या जो भी मामला होगा वो उसको फेस कर लेंगे। ये जो निशाना बनाना होता है ना ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को, ये पाकिस्तान जैसी रियासतों का ख़ासा होता है। साफ ज़ाहिर है कि गस्सा हादी अली के खिलाफ या ईमान हाज़िर मज़ारी के खिलाफ सिर्फ यही है कि वो मिसिंग पर्सन्स की आवाज़ बनते हैं, वो वॉइसलेस की आवाज़ बनते हैं, वो लोगों के वकील बन जाते हैं, वो उनके वकील बन जाते हैं जिनका वकील बनने को कोई तैयार नहीं होता। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को सब ज़ाहिर है कि एहतराम और ताज़ीम उनको दी जानी चाहिए माशरे में। आवाज़ उठाने वाले लोग उस मुल्क के दुश्मन नहीं होते, वही उस मुल्क के असल दोस्त होते हैं। हमने देखा कि मीडिया हाउसेज़ ने, खुसूसन जियो न्यूज़ ने एक बड़ी गंदी कैंपेन जो है वो ईमान हाज़िर मज़ारी के खिलाफ चलाई। मरियम नवाज़, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सोशल मीडिया टीम ने बड़ी गंदी कैंपेन, वो तो खैर पहले भी चलाते रहते हैं, उनकी ज़ात पे, उनके लड़की होने पे, उनकी वालदा के ऊपर अटैक करते हैं मरियम नवाज़ के लोग। साहब ज़रा उनका एक ख़ास फ़ोकस होता है औरत होने पे अटैक किया जाए। लेकिन जो जियो ने कैंपेन चलाई इस मरतबा उस वाक़े को लेके बिल्कुल गलत रिपोर्टिंग की, बेसलेस रिपोर्टिंग की मुसलसल। लेकिन मैंने देखा कि आज के दिन बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो ईमान हाज़िर मज़ारी के साथ यकजहती का इज़हार कर रहे हैं, उनकी इंसानी हकूक़ के लिए स्ट्रगल के साथ खड़े हैं, उनकी रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। अगर ये वाला मुकदमा है जो सामने है, जो साहब ज़रा तमसाना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी मुकदमा डाल सकते हैं जो एक रियासत का तर्ज़ अमल है। लेकिन इस मामले में साफ ज़ाहिर ज़मानत लेके उनको रहा किया जाना चाहिए, वो अपना काम करें। वायलेशन के हवाले से जो भी मामला अदालत में है वो आगे वहाँ पे चल सकता है। वाक़ये के हवाले से मैंने ये भी बताया कि जब तक मैं भी पाकिस्तान में था, तो मैं जो पाकिस्तान में जो ट्वीट्स वगैरह बाहर से लोग बैठ के करते थे, जो तहरीरें लिखते थे, फेसबुक पोस्टें लगाते थे, मैं भी मुतासर होता था। मैंने अर्ज़ किया, मैं न्यूयॉर्क में भी रहा हूँ, मैंने वो सारी जगह एक मरतबा नहीं कई मरतबा देखी जहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा और उसके आस-पास स्ट्रीट्स में जो मूवमेंट होती है, जब सारी दुनिया के सरबराह मुमलकत जो है वो वहाँ पे आए होते हैं। कोई सड़कें ब्लॉक नहीं होती, कोई ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होती। न्यूयॉर्क शहर ही मैनहट्टन जो है वो इस तरह से है
कि उसमें जो रोड्स हैं वो कोई छोटा मोटा इवेंट भी हो तो दरमियान में एक आधा हिस्सा बंद भी कर दे तो आसपास ट्रैफिक का फ्लो वैसे ही चलता रहता है। उसमें वो प्रॉब्लम ही नहीं। डीसी में मैंने आपको बताया, शायद नेटो कॉन्फ्रेंस या कौन सी कॉन्फ्रेंस अभी चंद हफ्ते पहले थी, व्हाइट हाउस के चारों तरफ सड़कें जो हैं बिल्कुल फ्लो ट्रैफिक का नॉर्मल रूटीन के मुताबिक चल रहा है। हाँ, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मैनेज किया जाता है। अगर कभी रुकते भी हैं तो उतनी देर रुकते हैं जितना कोई इशारे पे रुकता है। पाकिस्तान में चंद लोग सिर्फ अपनी मुनाफरत या सियासी जो एक पसंद या नापसंद, सियासी बुग्ज की वजह से, मैंने कल भी अर्ज किया, नून लीग के कुछ ट्विटर अकाउंट से जो इस तरह की तस्वीरें लगा रहे हैं कि जी लंदन में ट्रैफिक रुकी हुई है, बिल्कुल झूठी बेबुनियाद लोगों को गुमराह करने की कोशिश। अभी मैं देख रहा था वो काजी फायज ईसा साहब के हवाले से एक कैंपेन चला रहे हैं, वो मिडल टेम्पल में उनका जो बेंचर वाला मामला है, भी बने अच्छी बात है, उनका कैरियर खत्म हो गया, यहाँ से कहानी खत्म हो गई। अब वो कोई साहब हैं, वो बैठे निकाल के तहकीक करके वो लिख रहे हैं और तहकीक कर रहे हैं एआई से। एक तो कोई भी ऐसी चीज आ जाए वो हमारा बेड़ा गर्क और सत्यानाश कर देती है। वो कह रहे हैं जी कि वो उन्होंने दरख्वास्त नहीं दी, वो किसी और ने उनको नॉमिनेट किया। अभी नॉमिनेट कोई करता है लेकिन दरख्वास्त देनी पड़ती है। 2 फॉर्म है उनकी वेबसाइट पे, आपको एआई पे नहीं जाना होता हर चीज के लिए, आपको वो जाके देखना होता है उसका जो मुतलका इदारा है उसके आप जाके रूल रेगुलेशन उनके दफ्तर से फोन करके भी चेक कर सकते हैं, या अगर वेबसाइट पे मौजूद है तो जरूरत ही नहीं। वो 2 फॉर्म है, एक फॉर्म ए है, एक फॉर्म बी है। तो जो बंदा भी उम्मीदवार कोई भी उसको अगर नॉमिनेट करता है तो उम्मीदवार बनने के लिए दरख्वास्त देनी पड़ती है। पूरा फॉर्म बी है जो फिल करना पड़ता है, और इन्होंने चीफ जस्टिस होते हुए वो फिल किया। मतलब ये तो इनकी प्रायोरिटीज थी। तो इस तरह ये कैंपेन चलाते हैं दूसरे को बदनाम करने के लिए, दूसरे को गंदा करने के लिए, दूसरे को झूठा साबित करने के लिए। फैक्ट्स होते नहीं है, सिर्फ प्रोपेगेंडा बेस्ड और दूसरे की नफरत में, दूसरे की हकारत में। अब ईमान हजर मजारी सिर्फ इसलिए कि वो वॉइसलेस की आवाज है, वो बलोचों की आवाज है, वो सिंधियों की आवाज है, वो हर उस शख्स के लिए जिसके ऊपर रियासत जुल्म करती है उसकी वकील बन के उनके साथ खड़े होते हैं। हादी अली खड़े होते हैं साथ, तो इसलिए अब उन लोगों को निशाना बनाना है। और इन लोगों ने चमचा बनना है स्टेट का, ISI का, रियासत का, फौज का, वो बन के झूठा प्रोपेगेंडा लोगों के खिलाफ जारी और लोगों के हक में और खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने में ये लोग माहिर हैं। नाज़रीन, अपने मौजू की तरफ चलते हैं। आइनी तरमीम के हवाले से बहुत अहम गुफ्तगू की जाती है। बड़े बड़े फ़िलासफ़र मैंने कल नाम दिया, एक शुक्र है कोई अच्छा नाम मेरे ज़हन में आ गया, नहीं तो एक दूसरे को गलत साबित करने या गलत कहने के लिए बड़े बड़े तमस्खराना अंदाज में भी लोगों के नाम और इस तरह के टाइटल रखे जाते हैं। लेकिन फ़िलासफ़र एक बेहतर टर्म है कि बाद लोग बगैर किसी शोबे का नॉलेज हुए, बगैर किसी शोबे में काम किए, बगैर किसी शोबे से स्पेसिफिक रिपोर्टिंग की है कुछ अर्सा, खुद को समझती है कि उन्होंने आइन की एक लाइन पढ़ ली या उनको किसी वकील ने फोन पे बता दी तो वही वाली बात है, और उसको वो लेके मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इसको आइन की बालादस्ती की बात कहते हैं, जो 26वीं आइनी तरमीम है। तो मैं इस हवाले से कुछ मारूजात, कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये लोगों को मिसगाइड किस तरीके से किया जाता है। कि जजेस को के हवाले से मैंने कल भी अर्ज किया आपको कि अदलिया जो है वो रियासत का एक सुतून है। अदलिया उस तरह से नहीं है कि वो एक हुकूमत के नीचे एक महकमा है, तो उसमें अगर फर्ज करें फौज है, महकमा इंतजामिया का हिस्सा है, तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो जिसको मर्जी चाहे आर्मी चीफ लगाए, जिसको मर्जी चाहे हटा दे, जिसको मर्जी चाहे सीनियरिटी का ख्याल रखे, चौथे नंबर वाले को लगाए, 5वें नंबर वाले को लगाए, ये एक सिस्टम। उस तरह से जजेस उस तरह से नहीं होते कि जी एक बहुत बड़ी फौज है जजेस की, नहीं, जजेस चंद होते हैं, 12 13 14, इससे ज्यादा जजेस किसी भी सिस्टम में नहीं होते। हमारे यहाँ ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, 17 तादाद है, जो कि साफ ज़रा एक सियासी मसले की वजह से ये तादाद बढ़ाई गई थी माजी में भी। तो इसका पेंडेंसी वाला भी मैंने अर्ज किया कि पेंडेंसी जजेस की तादाद कम होने से नहीं है, वो सिस्टम के अंदर जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं जो हम लेजिस्लेशन से बेहतर कर सकते हैं उस वजह से है। लेजिस्लेशन तो हमने करनी नहीं, हमने तो लेजिस्लेशन जब भी करनी है ताकत के लिए करनी है, खींचातानी के लिए करनी है, मजीद से मजीद ताकत हासिल करने के लिए करनी है। निज़ाम की बेहतरी के लिए तो हम कानून साजी करते नहीं है। तो यानी जो कानून साजी जिससे लोगों को फायदा हो सकता है, निज़ाम में बेहतरी आ सकती है, वो कानून साजी हम नहीं करते। इस हवाले से हम ये देखते हैं कि अब ये नारे लगाए जा रहे हैं कि ये पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। बुनियादी तौर पे जज को इधर से उधर भेज देंगे, उधर से इधर ले आएंगे, जजेस की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करेंगे। मैंने कल एक्सप्लेन किया, पहली बात तो ये है कि अगर जजेस की अपॉइंटमेंट का इख्तियार पार्लियामेंट ने रखना है, एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंटेरियन ने रखना है, तरीकाकार मुतय्यन करें, डिफाइन करें, रखें। बिल्कुल, हम लोग जो पार्लियामेंट की सोवरेनिटी के लिए आवाज उठाते रहे, हम उसकी सपोर्ट करेंगे। यही जमहूरी रवैया है, यही जमहूरी तरीका है। हटाने के हवाले से एक बाकायदा प्रोसेस एक्सप्लेन हो, एक बाकायदा तरीकाकार वजूहात एक्सप्लेन हो, बिल्कुल पार्लियामेंट को पास इख्तियार आए।
लेकिन बात ये नहीं है, लेकिन बात ये है कि जब जज बन जाएगा तो फिर आप उसको उस तरह रेगुलेट नहीं कर सकते जिस तरह आप एक सरकारी महकमे के अफसर को या ब्यूरोक्रेट्स को रेगुलेट करते हैं या फौज के अंदर आप कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करते हैं। अदलिया एक आजाद इदारा होता है, एक रियासत का सतून है, उसको आप उस तरह से रेगुलेट नहीं कर सकते। अब मैंने ये देखा, बड़ी दिलचस्प बातें देखी, राना सनाउल्लाह खान पीएमएलएन के हैं, खुद भी वकील हैं, कानून की समझ उनकी इतनी है, इस बात से आपको ज़ाहिर हो जाएगा, वो कह रही हुकूमतें गिराने का सिलसिला बंद हो जाएगा। जो अदलिया में जो हमने वो की हैं, क्या की हैं, कैसे बंद हो जाएगा, कोई समझ नहीं आती। तो हम फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। माजी में जो आखिरी वज़ीर-ए-आज़म को हटाया गया अदलिया के ज़रिए वो नवाज़ शरीफ थे। उनको हटाया गया सादक और अमीन ना होने पे, 62(1)(f) पे हटाया गया। अब 62(1)(f) सादक और अमीन ना होना, अब ये इस्लाम के अंदर से मजहब का तड़का जो है आइन के अंदर लगाया गया हुआ है। कोई भी जी शऊर शख्स जो है उसको ये समझ होगी कि आप इस चीज को जो है वो गलत तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई भी मफहूम, कोई भी मानी बनाया जा सकता है। इस तरह की इतनी जर्नलाइज्ड बातें आइन के अंदर नहीं होती, ये आइन का मजाक बनाने के मुतरादिफ है। ये चीजें जब भी नवाज शरीफ को इक़्तिदार मिला था उनको ये चीजें आइन में से निकालनी थी। आइन में से गलत चीजें, जो बेबुनियाद चीजें जिनकी कोई रेलिवेंस नहीं बनती, बिल्कुल कोई भी शख्स मजहब के खिलाफ बात नहीं कर रहा होता, बात मजहब के गलत इस्तेमाल की है, ये तरीकाकार था। इसको आप निकालते, आइन के अंदर ये तब्दीली लेके आते ना, इससे आप हुकूमतें गिराने का, तब्दील करने का रास्ता रोकते। यहां से आप पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी की बात करते, लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दें। सॉवरेनिटी वाली बातें करके पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी के लिए हर जमहूरियत पसंद खड़ा है। उससे पहले वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी थे, उनको तौहीन अदालत के अंदर हटाया गया। आप कानून के अंदर तरमीम कर सकते हैं, आप पार्लियामेंट है, आप सॉवरियन है, आपको एहसास नहीं है कि आप कर सकते हैं, करें। कि कोई भी वज़ीर आज़म जो है, पहली बात है किसी वज़ीर आज़म को इस तरह से कन्विक्शन होनी ही नहीं चाहिए जब तक वो वज़ीर आज़म है, इतनी सी उसको दी जा सकती है। प्रेसिडेंट को दी गई है, प्राइम मिनिस्टर को भी दी जा सकती है। चले, बाद लोग इससे डिसएग्री करेंगे कि बाकी निज़ामों में इस तरह से होता है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म कन्विक्ट हो जाए तो उसको सज़ा होती है। तो आप कम से कम तौहीन अदालत के हवाले से ये कर दें कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है प्राइम मिनिस्टर के, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन था प्राइम मिनिस्टर का, खत लिखना स्विस अदालतों को या ना लिखना, इसके ऊपर आप तौहीन अदालत नहीं लगा सकते। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन पूरा का पूरा जो इख्तियार है वो एडमिनिस्ट्रेशन का है। अदलिया इस हुक्म, इस तरह के मामलात में इंटरवेंशन करके तौहीन अदालत नहीं लगा सकती। आप ये लॉ में तब्दीली करें। मैं अर्ज कर रहा हूं कि जो तब्दीलियां करने की जरूरत है वो करें, पार्लियामेंट को इंपावर करें, सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करें। आप गलत बात कह रहे हैं। आप बात करते हैं जजेस को रेगुलेट करने की, आप बात करते हैं अपनी मर्जी का जज लगाने की। ये बात गलत है। ये बात आप अपने जाती और इस लम्हाती वक्ती मुफाद के लिए कर रहे हैं। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आईने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो जजेस हैं, बिल्कुल मैं, प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव है, मैं उसकी अथॉरिटी को मानता हूं, पार्लियामेंट की भी बात नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूं कि वो जिसको चाहे आर्मी चीफ लगाए, बिल्कुल उसका हक है, जो रूल्स चाहे आर्मी के हवाले से तब्दील करे, क्योंकि वो सबॉर्डिनेट डिपार्टमेंट है हुकूमत पाकिस्तान का। अदलिया एक इदारा है, उसके अंदर इस तरह से जजेस नहीं होते। मैंने खुद कहा अभी कि अगर कोई जज मिसकंडक्ट का मुर्तकब है, पार्लियामेंट इख्तियार हासिल करे और एक प्रोसेस के तहत, एक प्रोसीजर के तहत चंद मखसूस बातें डिफाइन हो कि ये चीजें होंगी तो हम निकाल सकते हैं। पार्लियामेंट बैठे 2/3 मेजोरिटी से जज को निकाल दे, मैं पार्लियामेंट के इस इख्तियार को बिल्कुल सपोर्ट करूंगा और बिल्कुल होना चाहिए ये इख्तियार। लेकिन या जज है या वो नहीं है। अगर है तो फिर है, मतलब ये है, फिर उसमें सीनियर जूनियर की बात नहीं होती। फिर जो बंदा सबसे पहले है वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा। इससे मुतसादम कोई भी बात लेके आना, ये फजूल बात है, फजूल की बहस है। इसमें सिविलियन सुप्रीमेसी की बात नहीं है, इसमें पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात नहीं है। एक शख्स जो खुद कह रहा है कि जजेस की तैनाती में पार्लियामेंट के जरिए बिल्कुल मानता हूं, जजेस को रिमूव करने उसका इख्तियार पार्लियामेंट को देना मानता हूं, लेकिन जब उसको लगा लिया तो फिर अब हम इंज ना करे, हम इंज करे, अब इस हाई कोर्ट में भेज देते हैं, अब इधर कर, अब इनकी परफॉर्मेंस को अवेल्युएट करेंगे। ये जो चीजें आप करना चाह रहे हैं, ये पाकिस्तान की तौहीन कर रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रही, ताकत के नशे में अंधे हो गए हैं। बहरहाल वक्त आपको समझाएगा। नाज़रीन, सबसे अहम मौजू की तरफ चलते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चंद केसेस लाजमी तौर पर लेने हैं। बाद लोग इस हवाले से भी गलत फहमियां पैदा करते हैं कि पार्लियामेंट के पास, मैंने देखा जो लॉ मिनिस्टर है हमारे, जो मुसलसल गैर आइनी, गैर अखलाकी और गैर कानूनी बातों के ऊपर
बेतुकी और फजूल बातें गुफ्तगू कर रहे होते हैं, कोई लॉजिक उनकी बात के अंदर नहीं होती, हमेशा इंसानी हकूक के बुनियादी कंसेप्ट के खिलाफ बात करते हैं, इंसानी हकूक को कुछ समझते ही नहीं। ये जो आदम नदीर तारड़ जो हमारे वफाकी वज़ीर कानून है, मैं हैरान हूँ। हालांकि किसी दौर में मेरा उनसे कोई मुलाकात नहीं, लेकिन मैं उनको जानता था और एक अच्छे वकील, अच्छे कानूनदान के तौर पर जानता था। लेकिन बाद लोगों को जब ओहदा इख्तियार मिलता है, जब उनको लगता है कि ये ओहदे इसी तरीके से बरकरार रह सकते हैं, तो फिर उनकी असल शख्सियत का पता लगता है। आज़म नदीर तारड़ ये कह रहे थे कि जी जो आईनी तरमीम है, आइन के अंदर फलां जगह पे लिखा हुआ है कि जी ये किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। जब से आइन बना है इस तरह की बातें हैं, और ये वाला आर्टिकल जो है ये भी बहुत लंबे अरसे से है। इसके बावजूद आइन में होने वाली हर तरमीम अदालत में चैलेंज भी होती है, उसके ऊपर फैसला भी आता है और बहुत सी तरमीम उड़ा भी दी जाती हैं, ख़त्म भी कर दिया जाता है या उनकी नई इंटरप्रिटेशन आ जाती है। ये अदालत का इख्तियार है जो कि रियासत का एक जो फ़लसफ़ा है, जो एक सतून के तौर पे अदलिया को तस्लीम किया जाता है, उसके मुताबिक है। इसकी बुनियादी सी तुझी मैंने मिसाल दे के बहुत मरतबा आपके सामने रखी कि पार्लियामेंट को हम सोवरियन, हम सब जमहूर पसंद पार्लियामेंट को सोवरियन मानते हैं। क्या पार्लियामेंट ये कानून साजी कर सकती है कि पार्लियामेंट की जो मुद्दत है इस पार्लियामेंट की वो 10 साल होगी या 15 साल होगी, या ये शख्स जो वज़ीर-ए-आज़म है ये आइंदा 20 साल तक मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म रहेगा? भाई, करने को एक प्रोसेस लिखा हुआ है आइन के अंदर, आइन में तरमीम करने का, कि ये बिल पेश होगा, उसके ऊपर ये डिस्कशन होगी, उसके ऊपर ये वोटिंग होगी, इतने परसेंट वोट पड़ेंगे इस हाउस में, इतने परसेंट इसमें पड़ेंगे, प्रेसिडेंट साइन करेगा कानून। तो ये सब कुछ हो सकता है, आप लिख सकते हैं कि ये शख्स जो है 20 साल वज़ीर-ए-आज़म रहेगा। कौन रोक सकता है? बिल्कुल बन सकता है ना। तो ये गलत होगा। ये आइन के बुनियादी तसव्वुर जो है, आइन की बुनियादी जो बेसिस है, बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा। तो अदलिया का काम ही ये है कि वो उसको जो बेसिक फ्रेमवर्क है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तनाजुर में देखे और उसको एवेल्युएट करे और उसको वो चीज़ करे। जब तक ये चीज़ नहीं होगी, आपका निज़ाम मुमलकत रियासत आगे चल ही नहीं सकता। पार्लियामेंट बिल्कुल सोवरियन है, बिल्कुल सोवरियन, लेकिन वो बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादिम कानून साजी आइन में तरामीम नहीं कर सकती। अदलिया का एक किरदार होता है। तो इस जो सबसे अहम इस वक्त मामला है वो 26वीं आईनी तरमीम है, उसका जुडिशियल रिव्यू है, क्योंकि बाज़ जगहों पे बड़े वाज़ेह अंदाज में अदलिया की आज़ादी का जो बुनियादी तसव्वुर है उसको हिट किया गया है। अदलिया को रेगुलेट करने की बात की गई है, अदलिया को कंट्रोल में रखने की बात की गई है इंतजामिया से, जिससे रियासत का तसव्वुर ही खत्म हो जाता है। तो इसके ऊपर सबसे पहली चीज़ जो है वो जो जस्टिस यहिया आफरीदी हैं, यकीनी तौर पे उनको 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज किया गया है, वो फुल कोर्ट जो है मौजूदा सुप्रीम कोर्ट की, उसके सामने लगाना चाहिए। जब ये लग जाए, इसका फैसला हो जाए, बिल्कुल मैं वही अर्ज करूं, कल भी मैंने अर्ज किया एक हवाले से कि जब ये फैसला हो, जो मर्जी फैसला करें, आप कहें जी बिल्कुल ठीक है, हम जो पार्लियामेंट ने जो शिक्के लगाई हैं हम उसको तस्लीम करते हैं, जजेस के ऊपर जो कदगनें लगाई हैं तस्लीम करते हैं, सारी की सारी फैसला करें, आगे चले मुल्क को लेके। लेकिन ये नहीं कि आपके सामने केस आया हुआ है काजी फायज ईसा की तरह के इलेक्शन के में ये धांधली हुई, सारे सबूत साथ लगे हुए हैं, आप कहेंगे लगाना ही नहीं है। ये तो नहीं करना, आप डिस्पोज ऑफ कर देना, मामला को आगे लेके चले, निजामी जिंदगी को आगे लेके चले, आप उसको उस तरह से रोक नहीं सकते हैं ना। मैंने कल भी अर्ज किया, देखिए एक सादा सी बात है, ये जितने लोग, मैं देख रहा था आज भी बड़ा मतलब मैं शौक से और गौर से सुनता हूँ एक स्पेस या एक पॉडकास्ट करते हैं पाकिस्तान एक्सपीरियंस के नाम से। तो वो भी सब लोग जो एक चीज़ चल रही है कि काजी फायज ईसा ये, काजी फायज ईसा ये, वो फिर काजी फायज ईसा के बारे में, तो काजी फायज ईसा के बारे में चंद बातें बहुत ईज़ी हैं, अच्छे, मतलब ये मैं बात पाकिस्तान एक्सपीरियंस का इसलिए नाम लिया, मैं पसंद करता हूँ, देखता हूँ, मतलब जो अच्छा चंद काम हो रहे हैं उसमें से एक है। वो साहब भाई जो काम करते हैं, लेकिन मतलब उसमें इस तरह से क्लियरली साइड लेना मैं समझता हूँ गलत है किसी भी शख्स के बारे में, कि आपके सामने जो भी, मतलब आप इंतहाई बददयानत होंगे, कोई भी शख्स जो ये कहे जी कोई भी दो नंबरी नहीं हुई इलेक्शन के दौरान, कोई तशद्दुद नहीं हुआ, कोई अगवा नहीं हुआ, एक एक हल्के के एक एक पोलिंग स्टेशन की सतह पे आईएसआई ने मैनेज किया, लोगों को उठाया, गिरफ्तार किया, तशद्दुद का निशाना बनाया। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का रोल क्या हो सकता था जब उनके सामने केस लाए जाते थे। या तो वो असूल बना देते कि 184 के तहत वो केस सुनेंगे नहीं, केस तो उन्होंने सुने ना। तो अब ये वाला केस सुनना चाहिए था या नहीं, आप खुद फैसला कर लें, सबसे बड़ा मामला ही मुल्क का ये था। तो अगर वो सुन लेते तो क्या होता है, मैं इसके बात करके अगली बात पे चलता हूं कि काजी फायज ईसा सुन भी लेते, हुक्म भी दे देते कि ये चीज हो और ये चीज ना हो, गलत ना किया जाए, आइन के ऊपर अमल दरामद किया जाए, बुनियादी तीन फंक्शन है आइन के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। ये हुक्म पास करते, बार बार करते, अच्छा होना क्या था, कुछ भी नहीं होना था, होना वही था
जो फौज ने चाहना था, होना वही था जो आईएसआई ने चाहना था। उनके पास ताकत है, उनके पास इख्तियार है, उन्होंने अपनी मर्जी से पूरा इलेक्शन मैनिपुलेट करके रहना था। लेकिन काजी फायज ईसा तारीख के जो एक कटहरा था, उसके अंदर वो मतलब उनको तारीख मुस्बत अल्फाज में याद रखती। तारीख यही कहती कि उन्होंने अपना हक अदा कर दिया। उनकी पीटीआई से दुश्मनी थी, उनकी इमरान खान से दुश्मनी, सिर्फ ये एक चीज कर लेते, उनके कह देने से कर देने से होना कुछ नहीं था। ये हमें भी पता है, वो मतलब जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर ला कानूनियत का राज है। तो मैं समझता हूँ इस तरह सपोर्ट करना, और जो उन्होंने लिखा इस हवाले से कि जी काजी फायज ईसा के जारी रखने के बारे में बाद लोगों ने कहा, मैंने तो ऐसे कहा भी नहीं। तो ये देखें, ये कितनी गलत मालूमात से दूरी की वजह से ये बात होती है, प्रोपेगेंडा के अंदर आ जाने की वजह से बात होती है। बाकायदा एक तरफ से मुसलसल ये रिपोर्टिंग की गई कि ये ओहदा लेना चाहते हैं, ये आगे जाना चाहते हैं। खुसूसन असद तूर साहब एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये किया, वो खुद भी पाकिस्तान एक्सपीरियंस पे आए हुए हैं। उनकी ये रिपोर्ट थी, और मेरे ख्याल में उनकी लाइफ की सबसे बड़ी रिपोर्ट होगी ये। और मुझे भी जब ये मैंने देखा फर्स्ट टाइम, तो मुझे ये थोड़ा सा अजीब सा लगा था कि शायद ऐसा मुमकिन ना हो। लेकिन अब उनकी बात आगे वाकयाती शहादतों से दुरुस्त साबित होना शुरू हो गई। एक दिन किसी प्रोग्राम के अंदर काजी फायज ईसा ने कोई ऐसी बात की जिससे तासुर मिला कि वो किसी भी सूरत में कोई ओहदा नहीं लेंगे। तो अब जो ये यूट्यूब पे प्रोग्राम करते हैं लोग, हमारे दोस्त सहाफ़ी, इनके भी ग्रुप बने हुए हैं। तो जो ग्रुप काजी फायज ईसा के हक में था, उसने फौरी तौर पे ढोल बजाना शुरू कर दिया कि देखा, हमने कहा नहीं था कि ये बहुत जबरदस्त जज हैं, ये कभी कोई ओहदा नहीं लेंगे, ये कभी कोई ओहदा कबूल नहीं करेंगे। और ये जो साफी खबर दे रहे थे दूसरे वाले, वो गलत है। तो एक पूरा तमाशा क्रिएट कर दिया गया उनके हक में कि काजी फायज साहब कोई ओहदा नहीं लेंगे। तो काजी फायज ईसा ने, जो ये साहब जिन्होंने ये लिखा, जो मिस कर रहे हैं बात, उन्होंने बकायदा रिटर्न प्रेस रिलीज जारी की कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं कोई ओहदा नहीं लूंगा। मैं ओहदा लेने के लिए, मतलब उन्होंने बताया कि उनको जो जो बातें बताई गई, हुकूमत जो बता रही है, जो चीज कर रही है, तो मैंने कभी नहीं कहा मैं कोई ओहदा नहीं लूंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे इस पर्सन स्पेसिफिक कोई बात हुई तो मैं कबूल नहीं करूंगा। तो साफ जरा उनके पर्सन स्पेसिफिक बात नहीं आ रही थी, एक और तरीके से उनको ओहदा देने की बात हो रही थी। बाद में तरमीम की जो बात है वो कंट्रोवर्शियल होती चली गई, ऐसे लगा कि हुकूमत तरमीम नहीं कर सकेगी। तो फिर उन्होंने आखिरी स्टेप में आके क्लैरिटी के साथ कहा कि अब मैं कोई ओहदा नहीं लूंगा। तो ये बड़ी बदयांती है ये बात कहना, मैं समझता हूँ कि ये लोगों से कहना कि जिन्होंने ये खबर दी थी, ये तो वो वाहिद खबर है जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से, जिसके ऊपर इल्जाम है, उसके तहरीरी एतराफ़े जुर्म से ये बात साबित होती है कि वो ये करना चाहते थे। तो ये खैर, ये मैंने बात इसलिए की कि बाद लोग चीज़ों को गलत रंग देते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, जिससे अच्छे लोग भी उस प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाते हैं। काजी फायज ईसा ओहदा लेना चाहते थे, ओहदा बरकरार रखना चाहते थे, इस बात का उन्होंने तहरीरी तौर पर एतराफ़ किया हुआ है। दूसरा केस जो नए चीफ जस्टिस को सुनना चाहिए, वो एक वकील हैं, सीनियर वकील हैं, इंतजार पंजोता उनका नाम है। बहुत सारे केसेस में पीटीआई के रहनुमाओं के वकील हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, तासुब और बुग़्ज़ में जब बात की जाए तो उस बात का कोई मतलब नहीं निकलता। वकील किसी भी पार्टी के नहीं होते। वकील साफ ज़ाहिर है सबसे पहले अपने प्रोफेशन, अपने शोबे के होते हैं। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सलमान अकरम राजा आज सेक्रेटरी जनरल है तहरीक इंसाफ के, ये बहुत सारे केसेस में नवाज शरीफ के वकील रहे हुए हैं, दूसरी पार्टी के लोगों के वकील रहे हुए हैं। ख्वाजा हारिस जो हैं, वो तमाम अहम केसेस में नवाज शरीफ के वकील थे। कानून के माहिर हैं, जिसको ज़रूरत होगी उनकी कानून की सर्विसेज की, वो उसको लेगा। इंतजार पंजोता सीनियर लोगों में, काबिल एहतराम लोगों में शामिल हैं। और हैरान कुन बात यह है, इस मुल्क के अंदर जंगल के कानून की अलामत यह है कि आज कितने दिन हो गए, कितने हफ्ते भी गुजर गए, कोई बंदा पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जस्टिस यहिया अफरीदी को या तो ये ऐलान कर देना चाहिए कि वो कभी भी पूरे 3 साल में 184(3) का कोई केस नहीं लेंगे, कभी भी वो किसी भी हवाले से किसी भी ह्यूमन राइट वायलेशन के ऊपर वो नहीं जाएंगे। लेकिन अगर जाएंगे तो ये बड़ा अहम, उनकी अपनी कम्युनिटी का बंदा है, सीनियर आदमी है, उसके ऊपर वो नोटिस लें, केस लगाएं, और केस के 2 हिस्सों में समाप्त करें। एक हिस्सा समाप्त तमाम इदारों को नोटिस दे के उनको मजबूर करें कि उनको प्रोड्यूस किया जाए, और दूसरा हिस्सा उस दिन स्टार्ट हो जब वो प्रोड्यूस हो जाए। क्योंकि हमारे यहाँ जब बंदा प्रोड्यूस हो जाता है, केस खत्म हो जाता है। यही वजह है कि उठाने वालों के हाथ और मजबूत होते हैं और वो लोगों को उठाते रहते हैं।
यही अफरीदी इस केस को मुंतकी इंजाम तक लेके जाएं, उनके और उनकी फैमिली को बुलाएं सुप्रीम कोर्ट में, उनको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दें, उनको प्रोटेक्शन दें, उनसे कोई मिल ना सके जब वो रिकवर हो जाएं, और फिर तहकीकात लॉन्च की जाएं कौमी सतह के ऊपर कि इनको उठाने वाले कौन लोग थे, उनको सामने लाएं ताकि ये सिलसिला रुके। ये जंगल का अगर मामला है तो उसमें अगर अदालत इस तरह के जंगल के निज़ाम को ख़त्म नहीं कर सकती तो फिर मामला पाकिस्तान के कभी भी आगे नहीं चलेंगे। मैं ये समझता हूँ ये दो अहम तरीन मामलात हैं जो अगर चीफ जस्टिस यही आफरीदी जो हैं वो अपने बाकी जो साथी जिसके साथ इत्तेफाक करके उठाएं तो पाकिस्तान में निज़ाम मुमलिकत आगे चल सकता है। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे कल फिर मुलाकात होगी।